आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं एस्टेट 2021 के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम सभी को सही आ रही है? एक बार मुझे बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ वॉल्यूम। ओके, ठीक है। तो आई थिंक अगर वॉल्यूम सभी को सही आ रहा है तो मैं स्टार्ट करूँ सेशन। देखो, ये आपका जो पेपर है, ओके मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, आई थिंक उससे सही होगा। तो ये जो पेपर है आपका, ये आपका पेपर है, दिस इज एचटेट 2021, ठीक है। दिस इज एचटेट 2021 का पेपर है। और ये पेपर हुआ था आपका 18 दिसंबर 2021 को, 18 दिसंबर 2021 को। तो ये पेपर एक्चुअली पेपर तो ओरिजिनल आपका कुछ इस तरह का होता है। देखो ये रहा पेपर आपका, ये इस तरह का पेपर है, बट यहाँ पे क्या था, काफी सारे मार्किंग्स एंड अदर थिंग्स से, तो मैंने उसको एक साफ तरीके से टाइप कर लिया है। और अब मैं आपको मतलब ये मैंने अलग से टाइप कर लिया है, तो इसके फिर हम यहाँ से सोल्व करने वाले हैं। तो वो पेपर क्वेश्चन सेम ही है, बस वो पेपर के अंदर आपके लाइक टाइप थे, यहाँ पर मैंने अलग से उसको वर्ड फाइल के अंदर टाइप करके आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो नंबर भी वही है सेम। ये आपका सेट ए में डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो भी जिस भी लर्नर्स के पास पेपर है तो सेट ए के अकॉर्डिंगली चेक कर सकता है। बाकी क्वेश्चन तो सभी सेम ही होते हैं सेट ए बी सी डी के अंदर, वो रीअरेंजमेंट अलग अलग होती है आपकी बस। तो 91 से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है स्टेट के अंदर, वो 91 मार्क्स से, मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो 91 से 150 तक चलता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब 91 नंबर का मतलब ये नहीं है कि ये आपका 91 नंबर क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन तो जनरल सेक्शन के थे, तो ये आपका 91 मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ से अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस को। तो द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनोल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहां बोल रहा है कि आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसा होगा आपका, ये देखिए स्ट्रक्चर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डायाजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। उसके बाद आपके पास क्या है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आपके पास यहां बोल रखा है कि फिनोल है आपका, दिस इज फिनोल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल आपका क्या करेगा, फिनोल यहां पर आपका दैट मेक्स ए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहां से हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगा। अब इसमें आपको प्रोडक्ट नहीं पूछ रखा, यहां हमसे पूछा है कि इसके अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो कैसा मैकेनिज्म होगा। तो बेसिकली देखिएगा, ये जो N2 है ये आपका लीव कर जाएगा, N2 लीव कर जाएगा। तो यहां आपके पास कैटायन बन जाएगा, मतलब मैकेनिज्म के अंदर कर लो या पहले बना लो, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर होगा क्या आपके पास कि यहां से जो ये कैटायन है, ये इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है आपका, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह अट्रैक्ट करेगा। और यहां आपके पास ये जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, ये पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। इस हाइड्रोजन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उस रिएक्शन में आपके पास क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए दैट इज द क्वेश्चन नंबर 91। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि जो ये हाइड्रोजन है इसको सब्स्टिट्यूट किसने किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया आपका, दैट इज आपके पास ये जो आपका एजो इसके अंदर ग्रुप है, जिससे आपका फिर एजो बेंजीन ये बनेगा आपका। तो N2 ने इसको क्या किया है आपका सब्स्टिट्यूट किया है। यहां से ये जो लोन पेयर है ये इस तरह से अटैक कर लेगा यहाँ पर, ये जो लोन पेयर, ये देखो यहाँ पे N2 भी है। N2 को आपको लीव नहीं करना है, N2 को आपको निकालना नहीं है, क्योंकि जनरल रिएक्शंस के अंदर N2 निकल जाता है। बट यहाँ ये डाई बनेगा, तो डाई के अंदर तो N2 का ही मेन रोल है। तो यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 91 के लिए आपका आंसर है सी। ओके, तो ये आपका हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है बाय द इलेक्ट्रोफाइल, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए आंसर क्या है आपका सी है। उसके बाद 92 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 92। अब 92 में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट हैव सेम साइज। अब हमें पता है ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स दी हुई हैं 3D 4D 5D से दी हुए हैं एलिमेंट। सो ये आपके पास 3D है सीरीज, ये आपका 4D सीरीज है डी ब्लॉक के अंदर, और ये 5D सीरीज है। अब इसके अंदर होगा क्या कि जो 4D और 5D होता है आपका, उसके अंदर आपके पास जो साइज होगा वो कंपेरेबल साइज होता है एलिमेंट्स का। कंपेरेबल साइज लाइक 4D के पास जो एलिमेंट है उसके नीचे जो सेम एलिमेंट 5D में होगा,
तो उन दोनों के साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है। देयर आर हैविंग ए सिमिलर टाइप ऑफ रेडियाई फॉर द 4D एलिमेंट एज वेल एज द 5D एलिमेंट। तो यहां पर वहीं से क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि यहां इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स डज नॉट हैव सेम साइज। तो अब आपको मैच करना है कि 4D के एलिमेंट 5D के एलिमेंट के साथ सेम आपके डी कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं या अलग वाले हैं। यहां देखो जैसे आपका एनबी एंड ओएस दे रखा है आपका। अब अगर हम इसके अंदर चेक करें एनबी एंड ओएस को, तो यहां देखो आप एनबी यहां पर आ रहा है आपका एंड ओस्मियम आपका यहां आ रहा है, तो साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि एनबी का साइज तो इसके नीचे वाले साइज के साथ क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज हमारा डिक्रीज हो रहा होता है, तो एनबी का बड़ा साइज होगा एज कंपेयर टू ओएस। तो यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों का सेम साइज है, तो ये आपका डज नॉट हैव सेम साइज, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। बाकी सब भी चेक कर लो एक बार। जैसे हमने चेक किया जिरकोनियम एंड एचएफ, जेड आर एंड एचएफ आपने चेक किया, तो यहां देखो आप ये दोनों 4D और 5D के एक ही उसमें हैं आपके पास, इनको हम D2 एलिमेंट्स बोल देंगे। वैसे ही आप पीडीपीटी चेक करोगे, जो आपके पास ये पीडीपीटी ये भी सेम साइज के हैं। देन आपके पास MO एंड W दैट इज आल्सो ए D4 एलिमेंट्स हैविंग सेम साइज। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3D 4D के और 5D के एलिमेंट्स का रेडियाई सिमिलर होता है, साइज सिमिलर होता है, तो उस वजह से वो सेम साइज आपके रहेंगे उन दोनों के बीच में। बट यहाँ एनबी एंड ओएस तो डी, जो इनका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं है आपका, एनबी के लिए D3 है बट ओस्मियम के लिए आपका D6 है, तो D6 और D3 में तो साइज वेरिएशन होगा आपका। तो 92 के लिए आपका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट आंसर है। ये आपको टेबल्स याद करके जानी पड़ेंगे एग्जाम में, मतलब आपके पास आपको पता है कि इसके लिए बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, तो इसको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में फिर हम जल्दी से इसको लिख देते हैं और पता लगा लेते हैं कि मैच कर लेते हैं कौन किसके ऊपर है कौन नीचे है। ये आपको काम आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी, ठीक है, तो इसको याद करना है सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारे पास है 93 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या है कि when 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड reacts with SnCl2 and HCl then the products। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, जब हम 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे SnCl2 एंड HCl के साथ, तो यहां देखो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। देखो पीजीटी एग्जामिनेशन का सबसे पहले यही एक रूल है कि वहां डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा आपको, यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको कॉमन नेम्स IUPAC नेम्स पता होने चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड है तो आपके पास ये आ गया आपका बेंजल्डिहाइड CHO, एंड 3 पोजीशन पर नाइट्रो है तो ये NO2 आ गया आपका, ठीक है, तो ये बन गया आपका 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यहां बोल रहा है कि ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, SnCl2, दिख रहा होगा ना आपको, ये जो लिखा हुआ है ज्यादा छोटा तो नहीं है, एक बार मुझे बता दीजिएगा अगर छोटा हो तो उसको थोड़ा और जूम बड़ा कर देंगे। SnCl2 और HCl, तो ये आपके पास है SnCl2 और HCl। अब जो ये SnCl2 और HCl है ये क्या करता है आपका, ये आपका रिडक्शन करता है, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करेगा। किसका रिडक्शन करेगा, याद रख लेना, ये NO2 ग्रुप को आपका NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है, ये आपका NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, तो यहां पर जो NO2 ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा, बाकी किसी का रिडक्शन नहीं होगा, पूरे कंपाउंड का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सोडियम बोरोन हाइड्राइड से करोगे, बट यहाँ NO2 का सिलेक्टिव रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ SnCl2 एंड HCl। तो यहां आपके पास क्या रहेगा, यहाँ CHO वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको मत रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना, और NO2 विल बी कन्वर्टिंग इनटू NH2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका दिस इज 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड, तो ये आपका 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, दिस इज 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड। तो आपके पास यहां जो आंसर आ रहा है आपका, इसमें देखो एल्कोहल बना दिया। एल्कोहल कब बनेगा, एल्कोहल तब बनेगा जब आपका एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, तो गलत हो गया, एल्कोहल आपका एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, क्लोराइड मतलब उन्होंने सब्स्टिट्यूट करवा दिया, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते हो। आपका आंसर क्या सही होगा, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इज दिस क्लियर और नॉट, जल्दी जल्दी से बताइए। 93 के लिए आपको थर्ड आंसर क्लियर है। SnCl2 HCl क्या करता है, रिडक्शन करता है, और जब SnCl2 HCl रिडक्शन करेगा तो NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए, अब आपके पास है 94 नंबर, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन है। यहां बोल रखा है, देखो दो तरह के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स हम पढ़ते हैं, एक फ्रेंडलिच होता है आपका एंड देन आपका लैंगमेयर होता है आपका। तो यहां बोल रखा है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन।
तो सिंपल सा इक्वेशन है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा और आधा अधूरा पड़ा होगा तो गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज, अगर हम यहां डिस्कस करेंगे, हाँ 93 क्लियर है, ओके। तो यहां देखिएगा, जो हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, उसके लिए इक्वेशन है आपका x बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी पावर 1/n। ये हमने पढ़ा भी है सरफेस के अंदर, कोर्स में हमारा कंप्लीट हो गया सरफेस केमिस्ट्री। तो x बाय एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? तो एस्टेट में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका, x बाय एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। डायरेक्टली आप टिक कर दोगे, इसमें तो कुछ सोचने का ही नहीं है, अगर कुछ सोचा तो फिर गलत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये हमने जो पढ़ा हुआ है वही डायरेक्ट टिक करना है यहाँ पे। ओके, तो x बाय एम दैट इज के पी पावर 1/n। क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। 95 में क्या है आपका, when cyclohexene reacts with bromine in presence of heat and UV light, हाँ डी ऑप्शन सही है, the product is, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, what is the product? तो यहां देखो साइक्लोहेक्सीन क्या होता है आपका, साइक्लोहेक्सीन बेंजीन मत बनाना, साइक्लोहेक्सीन में एक ही डबल बॉन्ड रहता है। अब यहां होगा क्या कि ब्रोमीन की प्रेजेंस में और यूवी लाइट की प्रेजेंस में बेसिकली जब भी लाइट डालेगा ना, तो याद रखना कि लाइट में आपके पास रेडिकल रिएक्शन होगी आपकी। तो ये जो मैकेनिज्म होगा ये आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू जाएगा, ये आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म जाएगा, ठीक है जी। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू अगर मैकेनिज्म जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एलाइलिक पोजीशंस होती हैं, देखो जो भी आपकी एलाइलिक पोजीशंस होती हैं या फिर आपके पास बेंजाइलिक पोजीशंस होती हैं, वहां पे आपका फ्री रेडिकल बनता है। तो इस केस में होगा क्या कि यहां आपके पास हाइड्रोजन है, नीचे बना लो या ऊपर बना लो एक ही बात है, यहां आपके पास हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन ये इस तरह की हाफ करली एरो से क्या करेगा, ये एच रेडिकल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहां आपके पास रेडिकल बनेगा, और ये जो Br2 है लाइट की प्रेजेंस में, ये भी आपका Br रेडिकल और Br रेडिकल में डिसोसिएट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये H रेडिकल इस Br रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, और यहां जो रेडिकल आया है ये दूसरे Br रेडिकल के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा इस तरह से। तो इससे क्या बनेगा आपका, इससे आपके पास ब्रोमो एल्कीन बन जाएगा आपका, ब्रोमीन लगेगा एल्डाइलिक पोजीशन पे और बेंजाइलिक पोजीशंस पे, एंड साथ में डबल बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा, डबल बॉन्ड को आपको कन्वर्ट नहीं करना है, यू डू नॉट नीड टू ब्रेक द डबल बॉन्ड, आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। तो यहां आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये देखना आपको क्या एल्केन बनाए, नहीं एल्केन नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये हेक्सेन बना दिया गलत है, ये हेक्सेन बना दिया गलत है, या बेंजीन बना दिया, बेंजीन मतलब दो डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कहां से आ जाएंगे, गलत है। तो आपके पास क्या होगा, 3 पर ब्रोमो है और साइक्लोहेक्सीन, देखो यहां से ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो 3 पर ब्रोमो है और साइक्लोहेक्सीन है। तो 95 नंबर के लिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। मैकेनिज्म आपको ये फ्री रेडिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है, क्योंकि जहां पर भी लाइट यूज होगा एल्केन्स वगैरह में, तो वहां आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होता है। 96 क्वेश्चन नंबर करिए, 96 नंबर, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपने, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके 96 नंबर करिएगा। अब 96 नंबर क्या है, हाँ सभी को समझ में आ रहा है, बता दीजिएगा, किसी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा लाइव में ही, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए। लाइव करने का यही पर्पज होता है, अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग भी डाल दे, बट लाइव में आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं सारे के सारे। तो यहां देखो 96, 96 क्या है आपका, यहां बोल रखा है मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, देखो ये क्वेश्चन आपका पीजीटी के जो स्क्रीनिंग एग्जाम में भी आया था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर क्या होगा आपका, अब मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर आपका होता है, अगर हम उसका कॉमन नेम पढ़ें तो आइसोप्रीन होता है, दैट इज आइसोप्रीन, वो हमारे पास क्या रहता है, दैट इज आइसोप्रीन। तो मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, बट आइसोप्रीन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आपके पास होता है कुछ इस तरह से, ब्यूटाडाइन होता है पहले तो, और एक आपका मिथाइल लगा दो यहाँ पर, ठीक है जी। इसको आप टर्पीन्स वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन का ये आपका होता है। तो ये आइसोप्रीन है आपका। इसका जो देखो यहां इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4, तो यहां क्या है आपके पास 1 और 3 पर इन है और 2 पर मिथाइल है। तो यहां क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटाडाइन, और इसमें क्या है आपका 2 पर मिथाइल है, इसका कॉमन नेम क्या होता है आपका, आइसोप्रीन आपका। तो इधर आप इसको आइसोप्रीन बोल दो, अभी ऑप्शंस में आइसोप्रीन नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर आइसोप्रीन बोल देगा ऑप्शंस में, लेकिन इस बार इसको आईयूपीएसी नेम से दे दिया, जो कि 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। तो आपका इसके अंदर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 96 के लिए सी आपका सही आंसर है, जो कि आपका मतलब पेपर में आपको ये 1 2 3 4 में मिलेंगे, यहां मैंने ABCD में लिख दिया है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑप्शंस रिमेन सेम, ठीक है जी, कंटेंट सेम है, बस वो 1 2 3 4 को ABCD कर दिया है। यस सी आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 97 करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 97 नंबर भी। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आपका ईयू, ईयू क्या होता है आपका, दैट इज यूरोपियम, यूरोपियम इन ग्राउंड स्टेट इज। देखो बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने टेबल दिया है ना एग्जाम के लिए, ये याद करके चले जाना, इससे बाहर एफ ब्लॉक में आपका क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आपसे सिर्फ ये पूछता है कि एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में, वो कौन से एलिमेंट्स के लिए कौन सी होती है, या फिर आपसे +2 पूछता है या +3 पूछता है, +4 तो बहुत ही रेयर पूछता है। तो आपको एटॉमिक याद होना चाहिए एफ ब्लॉक में, आपको +2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, और +3 के लिए याद होना चाहिए। एक सीरीज होती है, मतलब याद करने की, वैसे रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा समझ लोगे तब भी हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपके पास ये स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथेनम, सीरियम, और यहाँ पे आपका आ रहा है यूरोपियम, देखो दिख रहा है यूरोपियम आ रहा है। आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, बट मैनेज कर लेना इसको, है ना, या फिर आप अपने नोट, आप अपनी जो बुक होगी आपके पास एनसीईआरटी, उसमें से देख लेना, हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो, आपको दिख ना रहा हो, बट कोई बात नहीं। यूरोपियम है, तो यूरोपियम के लिए यहाँ क्या है, दैट इज जिनोन 4f7 एंड 6s2। तो हमें एटॉमिक जो कि आपके पास ग्राउंड स्टेट में है, दैट इज इन ग्राउंड स्टेट, यही हमें बताना है, ये ग्राउंड स्टेट वाला बताना है, क्योंकि यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पूछा है आपसे, आपको ग्राउंड स्टेट का ही बताना है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या आ रहा है, 4f7 6s2 आ रहा है आपका। तो 4f7 एंड 6s2 आपके पास किस ऑप्शन में है, 4f7 6s2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका 97 के लिए आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, आपका ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि यहाँ ये हमें 4f7 6s2। अब जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाएंगे, तो 4f7 बच जाएगा, और जब +3 होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एफ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तब 4f6 हो जाएगा आपका। बात समझे या नहीं समझे? तो सिंपल सा है, यहाँ पर यूरोपियम का पूछा है ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में आपको बताना है, तो आपको सारे जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रखना पड़ेगा। तो जिनोन 4f7 6s2 97 के लिए आपका ए आंसर सही है, ए आंसर बिल्कुल सही। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब उसके बाद 98 करते हैं। 98 भी रिएक्शन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, पेपर अच्छा आया था इस बार, अच्छा पेपर दिया था, इजी पेपर भी था और थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर भी था। क्वेश्चन नंबर 98। अब 98 में देखिए, 98 में क्या है आपका, 98 में अगर हम डिस्कस करें तो द कोफिशिएंट ऑफ I माइनस MnO4 माइनस एंड H2O इन द रिएक्शन ऑफ बैलेंस्ड फॉर्म इज, मतलब आपको इनके कोफिशिएंट बताने हैं बैलेंस फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिएक्शन को बैलेंस ही करना पड़ेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। देखो ये रिएक्शन कौन सी गिवन है हमारे पास, ये रिएक्शन गिवन है, आई माइनस है एक्वस में, एंड देन आपके पास क्या है, हाँ स्क्रीनिंग के लिए करवाते हैं जी तैयारी, ठीक है जी बिल्कुल। तो बैच चल रहे हैं स्क्रीनिंग के, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप ऐप पे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, आई माइनस एक्वस, एंड आपके पास ये क्या है MnO4 माइनस, MnO4 माइनस क्या है एक्वस है, और साथ में क्या है H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है। अब इसको बैलेंस करना है। अब बनेगा क्या, I2 सॉलिड बनेगा, दैट इज MnO2 बनेगा सॉलिड में, और यहां से आपके पास OH माइनस एक्वस, ठीक है जी, MnO2 सॉलिड। ओके ठीक है, देखिएगा अब यहां सबसे पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। तो इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने के मेथड भी बता देंगे। 6I माइनस, यहां पर आपके पास 2MnO4 माइनस, जब आप इसको बैलेंस करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, 4H2O, एंड यहां पर आपके पास 3I2, दिस इज मैग्नीज इज 2, तो यहां लिख देंगे 2MnO2, एंड दिस विल बी यूर हैविंग 4 और 8H, तो ये आ जाएगा आपका 8OH माइनस, ठीक है। तो यहां आपके पास बताना है आपको कोफिशिएंट्स, आपको I माइनस के कोफिशिएंट बताने हैं, कितने हो गए जी, I माइनस के लिए 6 हो गया आपका, तो यहां से 6 निकल के आ गया। MnO4 माइनस के कोफिशिएंट्स कितने हैं आपके, MnO4 माइनस के लिए 2 है, तो यहां आपके पास 2 कोफिशिएंट आ गया, एंड आपके पास H2 के लिए कोफिशिएंट कितना है, 4 है आपका, तो यहां आपके कोफिशिएंट क्या है, 6, 2 एंड 4, तो 6, 2 एंड 4 आपके पास किस आंसर के अंदर सही आ रहा है, सी आंसर के अंदर सही आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेना, मतलब इसको आयोडीन कहां कितने होने चाहिए, ऑक्सीजन कहां कितने होने चाहिए। सबसे पहले क्या किया करो, ऑक्सीजन को बैलेंस किया करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया करो, फिर एलिमेंट्स वगैरह जितने भी हो वो सब बैलेंस कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। वैसे सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं बैलेंस करने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। 99 आपका एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेटलर्जी टॉपिक से आया है। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम what is mixed with purified Al2O3 to lower the melting point of the mixer, ठीक है, to lower the melting point of the mixer। तो यहां आपसे क्या पूछा है कि आपको बताना है कि हम
प्योरीफाइड Al2O3 में क्या डालते हैं कि उसका हम मेल्टिंग पॉइंट कम कर देते हैं और कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट टाइम ये आ सकता है कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो वो सेम ही बात है, आइदर यू वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी और यू वांट टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए हम अपना ये Na3AlF6 यूज करते हैं, Na3AlF6 यूज करते हैं। और अगर ऑप्शन में Na3AlF6 ना दे तो यहां पर आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड भी दे सकता है आपका, ये CaF2 भी यूज होता है, ठीक है, ये फॉर योर काइंड नॉलेज में बता रहा हूं, जिसमें Na3AlF6 यूज ना करे तो CaF2 भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में दिखे उसको टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। सही है। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 99 के लिए आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 99 के लिए आपका आंसर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। अब 100 क्या है आपका, 100 ये बोल रहा है, क्या रुक गया क्या इंटरनेट? अच्छा बीच में रुक गया था आई थिंक। हाँ यस, दैट इज कॉल्ड एज क्रायोलाइट आल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन। देखो जैसे आपके पास ये बेंजल्डिहाइड है, अब बेंजल्डिहाइड के पास आपके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो पहली कंडीशन तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, याद रखें ना कि साइनाइड आयन जब भी प्रेजेंट होगा आपका, तो वहां आपके पास क्या होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन होगा, साइनाइड आयन के साथ बेंजोइन कंडेंसेशन होगा। तो यहां देखो ये Cn माइनस है और यहाँ H2 और ETOH तो आपका वर्कअप के लिए यूज किया, कैनिजारो नहीं होगा, नो नो नो, कैनिजारो तब होगा जब आपका साइनाइड यूज नहीं होगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, उसमें कैनिजारो में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बट वहां साइनाइड नहीं यूज होता, वहां साइनाइड की बजाय आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है NaOH, और वो स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करने के बाद एसिड और एल्कोहल बनाता है, एसिड और एल्कोहल बनाता है, वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं बनाएगा। बट बेंजल्डिहाइड के केस में क्या होगा, बेंजल्डिहाइड के केस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन अगर साइनाइड प्रेजेंट होगा तो वो बेंजोइन बना देगा, इसको बेंजोइन बोलते हैं। यहां देखो ये अल्फा पोजीशन पर क्या है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। सही है या नहीं सही है? हाँ, NaOH भी यूज कर सकते हैं, KOH भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, नहीं NaOH भी यूज हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ KOH यूज हो, NaOH भी यूज हो सकता है, ठीक है। OH माइनस सही है, कहीं से ले लो, KOH से ले लो या NaOH से ले लो, ठीक है। तो दैट इज योर बेंजोइन कंडेंसेशन, ये हमारे पास क्या है, ये आपका बेंजोइन कंडेंसेशन आ गया। मैकेनिज्म इसका बाद में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। साइनाइड पहले अटैक करता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आता है, दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड पर आपका अटैक होने के बाद साइनाइड को लीव करवाता है, तो वहां से आपका अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी और कीटोन बनता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, विच इज कॉल्ड एज बेंजोइन, एंड दिस मैकेनिज्म or this reaction is called as benzoin condensation. So for the question number 100 your correct answer will be B. Is this clear? बोलो समझ आया नहीं आया? अब क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं, 101। Which of the following group directs the incoming electrophile at meta position in benzene ring? देखो अब कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां कहां डायरेक्ट करता है, ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर। बट वहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो कहां डायरेक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन पर डायरेक्ट करेगा। क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है सारा का सारा, क्योंकि आपका ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो मेटा पर रिलेटिवली ज्यादा रहेगा, तो वहां अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपके पास मेटा पोजिशन पर आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, तो जो जो इन चारों में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां पे आएगा, सिंपल सा केस है। तो यहां देखो C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NCOCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नाइट्रोजन से डोनेट करेगा बेंजीन में। तो आपके पास जो C डबल बॉन्ड OR है, जितने भी आपके लाइक कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, तो वो COR क्या करेगा, आपका C डबल बॉन्ड OR आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बाय द CO ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इट विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट द मेटा पोजीशन। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। तो आपका 101 नंबर के लिए जो सही आंसर है आपका वो डी है, करेक्ट आंसर इज डी। उसके बाद करो 102। अब 102 में क्या है, हाँ डी सही है। 102 में क्या है, 102 में आपके पास दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और यहां बता रखा है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होता है कि जब आपके पास ये जो बाहर जो आपका
आयन प्रेजेंट होता है जब ये अंदर चला जाता है और जो अंदर वाला आयन है वो बाहर आ जाता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। कि आयनाइज होने के बाद आपका आइसोमरिज्म क्रिएट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ब्रोमीन देखो इसमें अब अंदर आ गया और सल्फेट आपका बाहर चला गया, तो जब ये एक्सचेंज होता है ना अंदर बाहर में, तब इसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सबको पता है, सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103। अब 103 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्या होते हैं? चाल्कोजेंस अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखो, आपके जो नोबल गैस होते हैं वो 18 ग्रुप वाले को बोलते हैं, उसके बाद आपके पास 17 ग्रुप को हेलोजेंस बोलते हैं, और जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं आपके, वो आपके पास चाल्कोजेंस होते हैं। इसमें आपके पास क्या आएगा आपका, इस तरह से आपके पास ये ग्रुप 16 के एलिमेंट आ जाते हैं। इसको हम जनरली ओस से टेपो इस तरह से याद रखते हैं, या फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये आपके पास ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर देखो चाल्कोजेंस ग्रुप 16 कौन सा है, अब ब्रोमीन तो 17 का है, ये आपका 14 का है, ये आपका 15 का है, ये आपका 16 का है। तो जो 16 का है वही आपके पास क्या होगा, 16 वाला ही आपके पास चाल्कोजेंस में आएगा। तो सिलेनियम इज योर करेक्ट आंसर। तो थोड़ा पीरियडिक टेबल का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप 13 में कौन है, ग्रुप 14 में कौन है, ग्रुप 15 में कौन है, ग्रुप 16 में कौन है। ठीक है जी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 है। अब 104 में क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो नाम से ही पता लग जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, कार्बोक्सी। अब हीमोग्लोबिन के साथ या तो ऑक्सीजन बाइंडिंग करता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग करेगा। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग करता है तो उस टाइम पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसलिए इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका, दैट विल बी ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 के लिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 105, CO2 नहीं होगा, नो नो नो, CO2 नहीं बाइंड करता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो पिछले क्वेश्चन के लिए आपका ए आंसर सही है। यहां बोल रखा है प्रेडिक्ट द एंट्रोपी इन द फॉलोइंग चेंज। अब यहां देखो, जब भी आपका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में बढ़ते हैं तो वहां पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। यहां एक H2 था, एक H2 से दो H के एटम्स बन गए, तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए आपके। तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 105 के लिए आपका आंसर क्या है, सी है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 106 है। और 106 क्या होता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज पर ऑक्साइड लिंकेज। अब अगर हम डिस्कस करेंगे तो पर ऑक्साइड लिंकेज के लिए क्या होगा आपका, तो पर ऑक्साइड लिंकेज के लिए हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, देखो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक दे रहा हूं मैं पर ऑक्साइड लिंकेज के लिए। पर ऑक्साइड लिंकेज वहां पर होगा, पर ऑक्साइड लिंकेज वहां होगा जहां आपके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। ठीक है जी, एग्जिबिट करेगा सेंट्रल एटम। क्योंकि देखो सल्फर के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, सल्फर के लिए आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम +6 होती है। अब इसके अंदर इन चार ऑप्शंस में से ये देख लो कि इनमें से सल्फर के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहां आ रही है, और जहां पर ज्यादा आती है तो उस केस में परऑक्सी लिंकेज होते हैं आपके। तो यहां देखो H2SO3 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -6 +2 तो +4 है आपका, तो ये तो +4 में होता है, +6 से कम है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं होगी। H2SO4 में कितना है, +6 है, ये भी करेगा। H2SO8 में कितना है, -16 +2 14, इसमें +7 है। H2SO8 में +7 है, मतलब ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज हो गई। हाँ, यस यस यस, जहां पर +6 से ज्यादा होगी, जहां नॉर्मल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जहां एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो उस केस के अंदर आपके पास परऑक्साइड लिंकेज होगा। तो इसके अंदर सी ऑप्शन में परऑक्साइड लिंकेज है, सी ऑप्शन में परऑक्साइड लिंकेज है H2SO8 में। यहां देख लो H2SO7 -14 +2 +12 +12 बाय +2 +6, तो इसमें भी +6 में है आपका, +6 में है आपका। तो जहां पर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +6, वहां तो आपकी परऑक्सी लिंकेज नहीं होगी, बट जहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी
वहां आपका पेरोक्सी लिंकेज हो जाएगी। तो ये ट्रिक है जिससे आप 1 मिनट में कर सकते हो, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 106 के लिए आपका आंसर क्या आ गया, सी आपके पास आपका सही आंसर आ गया है। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? उसके बाद कहते हैं 107। अब 107 क्या है, ये बोल रहा है कि बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक इज, अब देखो आपको पता है दो तरह की एंटीबायोटिक होती हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक और एक बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक। हर बार मतलब क्या करता है कि एस्टेट उसको घुमा फिरा के पूछ ही लेता है, कभी इस बार बैक्टीरियोसिडल पूछ लिया, उससे पहले बैक्टीरियोस्टैटिक पूछा था, फिर बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरियोस्टैटिक। तो दोनों के एग्जांपल आप याद रख लो। एस की ऑक्सीडेशन स्टेट तो नॉर्मली -2 होती है, नहीं -2 नहीं होती, इन कंपाउंड्स के अंदर +4 +6 है। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, मैंने वर्ड बोला, मैंने बोला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम आपके पास, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या रहेगी, +6 रहेगी, और उससे कम फिर +4 हो जाएगी। देन आपके पास +2 0, वो सब अलग अलग बातें, आपकी 0 भी होती है इवन, बट आपको मैक्सिमम बोला मैंने, मैक्सिमम। बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक, अब बैक्टीरियोसिडल कौन होता है, जो आपका बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसको हम बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, उसको मतलब स्टैटिक रख देता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपका ओफ्लोक्सेसिन। ये आपका ओफ्लोक्सेसिन एग्जांपल है। ये सारी एंटीबायोटिक्स ही हैं आपकी। व्हेनेवर फीवर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक देता है, तो वहां चेक करना एंटीबायोटिक्स में लास्ट में ये माइसिन जहां पे मिलेगा ना आपको, जिसमें भी माइसिन वगैरह या क्लोरोमफेनिकोल वगैरह, तो ये सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं आपके। तो इसमें आपके पास ओफ्लोक्सेसिन, ये आपके हमारा क्या है, ये एंटीबायोटिक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 107 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 108। द नंबर ऑफ वन द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय द 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन आर। अब 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन के लिए स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले। अगर 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बन गया प्रोपेन, और 1 पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो है, यहां आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। यहां हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है। अब यहां देखो, अगर हम नॉर्मल केस से जाएंगे तो हमें यह लगेगा कि एक टाइप के हाइड्रोजन यहां है, दूसरे टाइप के हाइड्रोजन यहां है और तीसरे टाइप के हाइड्रोजन यहां है। तो हम 3 सिग्नल लगा के आ जाएंगे एग्जाम में, जो कि गलत हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, यहां पर डायस्टोट्रोपिक कार्बन का कंसेप्ट आता है। डायस्टोट्रोपिक कार्बन में होता क्या है कि अगर आपके पास एक नेक्स्ट कार्बन कायरल कार्बन होता है, जैसे कि आप देखो यहां पर ये वाला जो कार्बन है आपका, ये आपका कायरल कार्बन है। दिस कार्बन इज ए कायरल कार्बन। तो जब भी कायरल कार्बन होता है तो उससे नेक्स्ट वाला कार्बन जहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हो, जैसे यहां 3 लगे हो, तो ये तो कायरल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर इसमें हम किसी एक ग्रुप को हटा दें, एच को कोई जेड लगा दें, एक्स लगा दें, वाई लगा दें, तो वो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका डायस्टोट्रोपिक कार्बन बन जाएगा, वहां डायस्टोमर्स बन जाएंगे आपके। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आपके पास जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, दोनों का अलग अलग सिग्नल मिलेगा। इसका ऊपर एक सिग्नल मिलेगा, इसका एक सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल इसका मिलेगा, और इन 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलेगा। तो टोटल आपके पास, टोटल इस कंपाउंड के अंदर 4 सिग्नल हो गए। एक यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला और एक यहां सिग्नल मिला, ठीक है जी। तो जितने सिमिलर टाइप के हाइड्रोजन हैं वो एक सिग्नल देते हैं, बट जब भी आपको डायस्ट्रोटोपिक का कंसेप्ट आ जाए तो वो चेक करना होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे गलती हो जाती है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 108 के लिए सी हो गया हमारा, ठीक है। तो 108 के लिए द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन आर 4, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 109 करो। अब 109 क्या है, 109 बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जिनोन इज स्क्वायर पिरामिडल। बहुत ही इजी है, मैंने आपको आई थिंक पहले प्रीवियस क्लास में ट्रिक भी बताया था, दोबारा से बताता हूं। कुछ नहीं करना, जिनोन लिखो, यहां आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहां डबल बॉन्ड बना दो, यहां डबल बॉन्ड बना दो, यहां डबल बॉन्ड बना दो, और यहां ये 8 हो गए आपके, ठीक है, 2 4 6 8। अब इसका स्टेरिक नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। अब 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए आपके पास टेट्राहेड्रल होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, तो XeO3 आपका ऑप्शन कट गया आपका। उसके बाद XeOF4 चेक करो, XeOF4 चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां एक F फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड, और यहां एक लोन पेयर। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां क्या आ गया आपका स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 6 आ गया। अब स्टेरिक नंबर 6 के लिए क्या होगा, जिन्होंने को सेंटर में रखो, यहां फ्लोरीन रखो, यहां फ्लोरीन रखो, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, और यहां पर आपके पास अगर हम डिस्कस करेंगे तो डबल बॉन्ड ओ रख दो,
और यहां आपके पास क्या रख दो, दैट इज योर लोन पेयर, ये लोन पेयर कर दो। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये नीचे देखो स्क्वायर बन गया, नीचे आपके पास स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से ऊपर ये क्या बन गया आपका, पिरामिड बन गया। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया या नहीं हो गया। तो XeOF4 में आपका जो ज्योमेट्री है वो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बट जो शेप है आपकी वो स्क्वायर पिरामिडल है। तो ये शेप है स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री नहीं है। XeF4 में तो आपका क्या होगा, XeF4 में तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, XeF2 में क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। तो स्क्वायर पिरामिडल किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, दैट इज 109। क्वेश्चन नंबर 109 के लिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। सही है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 109 के लिए जो हमारा आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 110 करो। अब क्वेश्चन नंबर 110, अब जो क्वेश्चन नंबर 110 है जो कि आपका 110 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि आपका H2 माइनस आयन ये बोल रहा है कि इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं H2 माइनस आयन डाल दूं तो वो वायलेट कलर का एक अलग कोई कॉम्प्लेक्स देगा, तो वो आपको बताना है। तो यहां देखो, अगर इस केस में हम डिस्कशन करें, हाँ ज्योमेट्री जो ऑक्टाहेड्रल, अगर इस केस में हम डिस्कस करें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, ये आपको पता होगा, दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन होता है जब सोडियम को हटा देते हैं। तो यहां से जब इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में Na2FeCN5, दिस इज NO, जिसको हम आयनिक फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं FeCN5, दिस इज NO एंड 2 माइनस। जब इसके अंदर H2 माइनस आयन डालते हैं तो यहां से आपके पास क्या बनता है, यहां से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज FeCN5 NOS4 माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास वोयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये वोयलेट कलर का बना। तो अगर हम जब H2 माइनस में ये कॉम्प्लेक्स डालेंगे तब आपका कलर वोयलेट कलर मिलेगा आपको। तो आपसे यही तो पूछा है रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया आपका। ठीक है, तो 110 नंबर के लिए आंसर डी आ गया आपका 110 के लिए। ए नहीं है आंसर, ए कौन से के लिए दिया आपने, 100 नहीं, ये तो नहीं है, 110 के लिए डी है आपका। ठीक है, 110 के लिए डी है आपका, 110 के लिए डी। सही है नहीं है, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब 111 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपके पास है कि ये काफी जीके बेस का क्वेश्चन है, जीके बेस क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वेस्ट, ड्रिंकिंग वाटर है ये, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, वाटर लिख लेना, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कोजेज मिथमोग्लोबिनिया। ठीक है जी, मिथमोग्लोबिनिया। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस से जो मिथमोग्लोबिनिया होता है आपका, ये आपके पास नाइट्रेट आयन की वजह से होता है। ठीक है सर, याद रखना कि मिथमोग्लोबिनिया जो आपका रहता है इसको मिथमायोग्लोबिनिया भी बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयन। तो ये आपका नाइट्रेट आयन की वजह से होता है, और इस वजह से ब्लड में डिसऑर्डर वगैरह हो जाता है अगर ये एक्सेस में आपका नाइट्रेट आयन हो जाता है। और ये कहां से आता है एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयन, ड्यू टू द ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर की वजह से। उसके बाद हमारे पास 112 नंबर क्वेश्चन है। अब जो ये 112 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एस्टेट ने सभी को मार्क्स दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का एस्टेट ने सभी को मार्क्स दिया था, इस पे स्टार मार्क्स लगा दिया था, स्टार मार्क्स मतलब सभी को एक मार्क्स दे दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था। अब इस क्वेश्चन के अंदर गलत क्या था वो देखते हैं। देखो, बीसीसी के लिए जो ये लैटिस और रिलेशन पूछा था डी और ए के बीच में, तो अगर हम यहां डिस्कस करेंगे तो बेसिकली क्या था आपके पास कि यहां पर आपको क्या करना था, ये जो d इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, यहां पर आपके पास ये जो d है इसमें इन्होंने d इज इक्वल टू a/2 दे दिया, लेकिन यहां पर d a/2 के बीच में रिलेशन नहीं होती, d तो फिर पूरा a के इक्वल हो जाएगा ना। तो d या तो आपका यहां पर इन्होंने ये देना था, दैट इज r इज इक्वल टू a/2, तब तो ये सही होता, r इज इक्वल टू a/2। बट d तो a के इक्वल होता है, d a के इक्वल होता है, बट जब उन्होंने एग्जाम में टाइप किया तो उन्होंने d को a/2 कर दिया, तो ये क्वेश्चन ही गलत बना दिया। तो ये क्वेश्चन गलत था आपका, ये क्वेश्चन गलत था, इसके लिए किसी को मार्क्स नहीं मिला, इसके लिए मतलब क्या था, मार्क्स टू ऑल हो गया, सभी को एक नंबर मिल गया। तो यहाँ पे देखो, वैसे बीसीसी के लिए √3 वाला रहता है, एफसीसी के लिए √2 का रहता है, और सिंपल क्यूबिक के लिए ये होना था, बट यहाँ पर d इक्वल टू a जब होता तब होता, बट उन्होंने टाइपिंग में गलती कर दिया,
तो ये क्वेश्चन का मार्क्स सभी को दे दिया, इसमें स्टार लगा दिया था और इसमें 1 मार्क्स फ्री का मिल गया सबको। ठीक है, तो 112 के लिए ग्रेस मिल गया था। अब 113 करो। 113 113 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव के अंदर हमें पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी एडिटिव नहीं होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी एडिटिव होती है। तो इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे, हाँ सबको नंबर मिल गया था। अब इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? टेम्परेचर देखो वैसा नहीं है कि 2 बर्तन में पानी डाला टेम्परेचर डबल हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऐड नहीं होता है। और अगर टेम्परेचर ऐड नहीं होगा तो टेम्परेचर एक आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वहीं पर अगर हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी तो आपका ऐड हो सकता है, ये एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है। तो इसके लिए जो सही आंसर है, हमें इंटेंसिव बताना था, तो इंटेंसिव में आपका जो सही आंसर होगा वो आपके पास ये होगा। तो यहां से आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपका वो आपका एडिटिव नहीं होती हैं, सॉरी एक्सटेंसिव एडिटिव होती हैं और इंटेंसिव एडिटिव नहीं होती हैं। उसके बेसिस पे आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन नंबर 113 को। देन आपका क्वेश्चन नंबर 114 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन दिया एस्टेट ने इस बार। देखो यहां पे आपके पास ये एल्काइन दिया है, एल्काइन। अब एल्काइन में आपके पास ये H2PdBaSO4 है। अब H2PdBaSO4 को हम जनरली बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, बोलते हैं नहीं बोलते? दैट इज कॉल्ड एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। और लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है, जो आपका एल्काइन है वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट होता है, जो एल्काइन है वो आपका सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी। और उसके बाद ये आपके पास सोडियम लिक्विड अमोनिया है, ये सोडियम लिक्विड अमोनिया आपके पास क्या है? दैट इज बर्च रिडक्शन। इसमें आपके पास दिस इज बर्च रिडक्शन। ठीक है जी, सोडियम लिक्विड अमोनिया। इसके अंदर आपके पास जो एल्काइन है वो आपका कन्वर्ट होगा ट्रांस एल्कीन के अंदर, दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो यहां से ये जो ए बनेगा वो सिस एल्कीन बनेगा और बी बनेगा वो ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो यहां देखिएगा, यहां अगर हम डिस्कस करें तो सिस एल्कीन एंड सिस एल्कीन नहीं है, दोनों सिस नहीं होंगे। उसके बाद ट्रांस एंड ट्रांस, दोनों ट्रांस नहीं होंगे। उसके बाद आपके पास यहां अगर हम डिस्कस करें सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन, हाँ जी सी आंसर आपका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 114 के लिए आपका सी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 114 के लिए। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 115। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब 11th क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं तब हो जाता है आपका ये। अब यहां देखिएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of a gas varies directly with the temperature, it is the statement of which of the following law। बहुत ही सिंपल है, देखो हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या होता है, P is inversely proportional to B होता है, V होता है, तो बॉयल्स लॉ तो नहीं होगा आपका, गलत है। तो यहां क्या बोल रखा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या होगा? प्रेशर होगा। ठीक है या नहीं? तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P गिवन बाय द गे-लुसैक्स लॉ। तो दिस इज द लुसैक्स लॉ, हम इसको बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है जी, तो 115 के लिए आपका आंसर क्या आ गया? सी आपका सही आंसर आ गया 115 के लिए। अब करते हैं 116, 116। अब 116 में क्या होगा आपका? मैच द ज्योमेट्री फ्रॉम द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। ठीक है जी, वैसे सबसे पहले मैं बोल दूं आपको, अगर आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे, ये ज्योमेट्रीज नहीं है, ये सीसो, ट्रायंगल, पिरामिडल, टी शेप और बेंट, ये सारी की सारी शेप है। बट चलो कोई बात नहीं, अब मतलब उन्होंने बना दिया है तो अच्छी बात है, बट ज्योमेट्रीज नहीं है, ये सब शेप्स हैं आपकी, शेप्स या इनको आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, बट दीज आर नॉट द ज्योमेट्रीज। बट हमें जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो NH3 होता है वो हमारा कैसा होता है? NH3 हमारा ट्रायंगल पिरामिडल होता है, सही बात है जी। SF4 हमारे पास क्या होगा? सीसो होगा, SF4 सीसो होगा। उसके बाद आपके पास जो यहां पर Clf3 कैसा होगा? टी शेप होगा, और SO2 कैसा होगा? आपका बेंट शेप होगा। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे होगा, क्यों ऐसे ऐसे आए हैं, अगर नहीं भी पता तो भी आप इनको समझ के कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा? यहां से आपका ए के लिए, तो ए के लिए कौन मैच कर गया? 4 मैच कर गया, तो ए के लिए 4, ए के लिए नहीं, ए कहां है? ए, अच्छा, ए के लिए 2 मैच कर गया, देन बी के लिए 3 मैच कर गया, सी के लिए 4 मैच कर गया। तो ए को 2, बी को 3, सी को 4 और डी को 1, तो डी आंसर आपका आ गया। आंसर क्या आ गया आपका? डी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 116 के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चेक कर लेना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 117। अब 117 में क्या है, द मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल आर। अब ग्लिप्टल्स के मोनोमर कौन होते हैं, डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। क्या फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड होता है? नहीं होता है। स्टाइरिन बिल्कुल भी नहीं होता। इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेराथैलिक एसिड नहीं। तो 117 के लिए आपका जो आंसर हो गया वो सी हो गया आपका आंसर। 117 के लिए जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, दैट इज सी। ये देखो मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया यहाँ पे नीचे। इथिलीन ग्लाइकोल आपका ये है OH, एंड थैलिक एसिड आपका, हाँ स्क्रीनिंग के लिए बैच है, स्क्रीनिंग के लिए बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। दिस इज थैलिक एसिड। अभी एक बार क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूं तब डिटेल देंगे, कंप्लीट डिटेल देंगे आपको, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या है, थैलिक एसिड है। अब थैलिक एसिड से क्या बन जाएगा, ग्लिप्टल बन जाएगा। तो याद रखना ग्लिप्टल के लिए इथिलीन ग्लाइकोल है और आपके पास कौन है, थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकोल। तो 117 के लिए सही आंसर है सी। अब आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118। अब 118 में आपको क्या बताना है, केपी और केसी के बीच में रिलेशन बताना है। फॉर द इक्विलिब्रियम 2NO गैस प्लस Cl2 गैस टू 2NOCl Kp इज रिलेटेड टू Kc बाय द रिलेशन। सही है, ओके। कैसे होगा, तो यहां देखो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल Ng। ये डेल Ng क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां देखो प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, माइनस रिएक्टेंट का कितना है, 2 और 1 3 है। 2 माइनस 3 करोगे कितना हो गया, -1 हो गया। तो डेल Ng की वैल्यू कितनी आ गई, डेल Ng की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट विल बी -1। तो यहां हम कर रखेंगे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर -1। अब यहां पर क्या है, इसको आप RT पावर -1 को रेसिप्रोकेट कर सकते हो। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू 1/RT। तो ये आ जाएगा आपका Kp इज इक्वल टू Kc/RT। तो कहां किस ऑप्शन में सही दिख रहा है आपको, ये हमें सी ऑप्शन के अंदर सही दिख रहा है। Kp इज इक्वल टू Kc/RT। देखो ये डिवाइड का साइन है, बाय का साइन लगा रखा है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT नहीं होगा, बिकॉज यहां पर आपके पास पावर में 1 है, लेकिन पावर हमारी कितनी आई है, -1 आई है। तो -1 उल्टा हो जाता है आपका, पावर 2 होता तब ये आता, अब माइनस का पावर 2 होता तब ये आता, बट ये आपके सारे गलत हैं। 118 के लिए आपका सही आंसर क्या है, सी आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 118 के लिए। इज दिस क्लियर और नॉट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अब ये 119 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट को ही पता होता है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 119 यहां बोल रखा है, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. This statement is of which of the following principle? तो ये कौन से प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आपका है, दिस इज नथिंग बट पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है जी, सिंपल सा है। तो ये आपका पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाएगा इसके लिए। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बनाया है, तो आपको थ्योरी पढ़ना है एनसीईआरटी का, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ए आंसर आपका सही आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है। 120 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे 30 क्वेश्चन 90 से 120 के हमने आज कर लिए। फिर नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा आपका, तब 121 से 150 के क्वेश्चन को करेंगे, 2 पार्ट के अंदर करेंगे। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको देखिएगा। अब यहां अगर हम डिस्कस करें तो क्या बोल रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड H2 आर रेस्पेक्टिवली -3920, -3800, -241 किलोजूल पर मोल। द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज। तो यहां हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, देखो सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो। जो साइक्लोहेक्सीन है आपका, वहां जब हम H2 डाल रहे हैं तो वो आपका साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, और यहां ये आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। सही है नहीं सही है, वेट करिए 1 मिनट में न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिएगा यहां आपके पास क्या है, कंबसन का डेटा दे रखा है। देखो मैंने क्या बोला था, जब कंबसन का डेटा दे रखा है तब क्या करना होता है आपको, कंबसन के डेटा में जब हम एंथैल्पी चेंज निकालते हैं तो हमें रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना होता है। बस 1 मिनट में, 1 मिनट रुक जाओ, अब आ गया आंसर आपका, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। तो रिएक्टेंट के लिए साइक्लोहेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्सीन के लिए दूसरा है आपका, ये है -3800, और H2 के लिए -241 है, -241 है, और माइनस प्रोडक्ट के लिए कितना है, -3920 है आपका। तो यहां से देखो कितना है आपका डेल एच, डेल एच आपके पास आ जाएगा
इसको करो -3800 और 241, तो 1404, तो ये आपके पास आ गया 4041 माइनस 3920, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 121 किलो जूल पर मोल। बोलो 1 मिनट से कम टाइम में आपने इसको किया या नहीं किया? तो इसके लिए आपका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोड़ने नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा के देंगे। इसको करना कैसे, ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। तो अब ये जो एंथैल्पी ऑफ कंबसन का जब डेटा देगा, तब हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। नेट चल रहा है क्या? ये स्टॉप हो गया। हाँ, जब आपका एंथैल्पी ऑफ कंबसन का डेटा देगा तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। जब आपको फॉर्मेशन का डेटा देगा तब आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो अब हमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 121 किलो जूल। बी आंसर सही आ गया। नहीं सविता, माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा। बी आंसर आएगा आपका, बी माइनस आएगा। एक मिनट रुको, एक मिनट कुछ गलती हुआ है आपका। द एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ साइक्लोहेक्सेन -3920, दिस इज योर -3800 and -241 kilojoule per mole. The heat of hydrogenation of cyclohexene is, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सीन के लिए क्या होगा आपका? एक मिनट रुको, एक मिनट। तो यहां हमारे पास साइक्लोहेक्सीन हमारा -3800, हाँ सही है सही है, वो माइनस मैंने साइन नहीं लगाया ना, मैंने माइनस को हटा वो कर दिया। ठीक है, माइनस तो आएगा। एक्चुअली क्या होगा, देखो देखो दोबारा कर देते हैं, जल्दी करने के चक्कर में वो गलत कर दिया। ठीक है, रुको रुको दोबारा करते हैं। हाँ, तो डेल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ ये दोनों माइनस होंगे ना, तो यहाँ आपके पास ये मैंने यहाँ ऐड करते टाइम माइनस नहीं लगाया, तो -4041 और यहाँ ये +3920, तो ये आपके पास हो गया -121 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका आंसर ए आ गया। ठीक है, हाँ नेगेटिव नहीं किया, अब सही है। तो अब हमने नेगेटिव कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया? ए आ गया। विजिबल एंड ऑडिबल दिस क्लास। So the main product of the reduction of nitrobenzene in neutral solution with zinc dust and ammonium chloride is, तो देखो जब हम नाइट्रोबेंजीन को क्या करते हैं, जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड में रिड्यूस करते हैं, तो ये क्या बना हमारा? नाइट्रोबेंजीन बना। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन को जब हम रिड्यूस करते हैं जिंक डस्ट में, क्या दे रखा है? जिंक डस्ट और साथ में NH4Cl, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है। यहाँ क्या बनता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन मतलब कि NHOH, ठीक है, दैट इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये आपका NHOH बन जाएगा आफ्टर द रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कोल्ड एज फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, जो आंसर आएगा दैट विल बी बी फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? द रिएक्शन टू ऑब्टेन्ड बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज, तो इस केस में टोल्यूइन से रिएक्शन करना है। ये हमने इनिशियली बनाया टोल्यूइन, जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? CH3 लगा हुआ होता है, सब्स्टिट्यूशन विद द CH3। एंड इसी के साथ इसमें क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। और क्या बन गया है ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दिस इज बेंजल्डिहाइड, यहां से बेंजल्डिहाइड बना है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर टोल्यूइन, ये टोल्यूइन है और टोल्यूइन से क्या बना? बेंजल्डिहाइड बना। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना। अब जो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना है, तो इस केस के में जो ये आप याद रखना कि इटार्ड रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट रहता है वो CrO2Cl2 रहता है। तो इस रिएक्शन का हमारा क्या नाम हो जाएगा? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर गेटरमैन के अंदर या गेटरमैन कोच के अंदर भी क्या बनता है हमारा? बेंजल्डिहाइड बनता है, बट उसमें जो बेंजल्डिहाइड बनता है वो बेंजीन से बनता है। बेंजीन पर CO+HCl डालोगे आप, या बेंजीन पर CN+HCl डालोगे, वो गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन होता है। और HVZ के अंदर क्या रहता है? HVZ के अंदर अल्फा पोजीशन पर हेलोजिनेशन होता है इन केस ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जैसे RCH2, इट विल बी C डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या करेंगे? साथ में यहाँ पे Cl2, आप रेड फॉस्फोरस वगैरह डालोगे,
तो इस केस में आर सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और अल्फा पोजीशन पर क्लोरो, मतलब इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। तो यहाँ HVZ रिएक्शन से अल्फा हेलो एसिड्स बनते हैं, अल्फा हेलो एसिड्स फ्रॉम HVZ रिएक्शन। HVZ का पूरा नाम क्या है? हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 122 के लिए आपका सही आंसर है सी, इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123, इसके देखो मैकेनिज्म भी है इटार्ड रिएक्शन का, बट मैकेनिज्म आपको करना नहीं है क्योंकि एग्जाम में अगर मैकेनिज्म करेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा, और एस्टेट में तो हमारे पास लेस देन 1 मिनट होता है क्वेश्चन करने के लिए, तो जल्दी जल्दी ही करना है बाय डायरेक्टली रिमेंबरिंग द रिएजेंट एंड द प्रोडक्ट। तो दिस इज टोल्यूइन, एंड टोल्यूइन से क्या बना? बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, तो ये है क्वेश्चन नंबर 123। अब 123 में क्या है? ये बोल रहा है आयोडीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवलेंट, कि इनमें से किसका आयोडीन ज्यादा कोवलेंट है। तो सबको एक बार आयोडीन लगा दो, यहां लिथियम आयोडाइड बना देते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो एक ही सीरीज के अंदर लिख देते हैं लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और रुबिडियम आयोडाइड। अब यहां देखिए, इन दिस केस जो आपके पास लिथियम आयोडाइड है, मतलब इनमें आयोडाइड तो कॉमन है ही, तो लिथियम विल बी एग्जिस्टिंग इनटू द लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एंड रुबिडियम प्लस, ऐसा ही होगा क्योंकि आयोडीन इज ए कॉमन आयन, इन सब में कॉमन आयोडीन तो है ही। अब देखो क्या रहता है कि यहाँ फेजांस रूल हमें लगाना है, और फेजांस रूल के अकॉर्डिंगली देखें तो लिथियम सबसे छोटा है और रुबिडियम सबसे बड़ा है, ठीक है, इन चारों में से। तो जो सबसे छोटा होता है उसकी जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर वो सबसे ज्यादा होता है, जिसका सबसे कैटायंस के केस में पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं और एनायंस के केस में पोलराइजिबिलिटी की बात करते हैं। तो जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है वो डिपेंड करती है या तो उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन is directly proportional to the charge और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो साइज जितना छोटा है पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ज्यादा होगा और आयनिक करैक्टर उतना कम होगा। तो लिथियम के अंदर अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो आयोडाइड को पोलराइज कर पाएगा, और पोलराइज करने के बाद कोवेलेंट करैक्टर आ पाएगा, और कोवेलेंट करैक्टर आने के बाद आपको यही तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कोवलेंट। तो लिथियम आयोडाइड या आयोडीन ऑफ विद लिथियम, जो आयोडाइड है वो लिथियम का आयोडाइड या लिथियम के साथ जो आयोडीन है वो मोस्ट कोवलेंट है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 123 आंसर विल बी ए, फेजांस रूल के बेसिस पे इजीली आप कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 124 करिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड किया है रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर रिएक्शन देखेंगे एंड देन डेटा से इसको आंसर मैच करेंगे। तो यहाँ क्या है, प्राइमरी अमाइड जो कि है RCONH2, बोल रहा है कि सोर्स टू एब्जॉर्प्शन बैंड बिटवीन 3400 एंड 3500, क्योंकि जो अमोनिया से NH2 आ रहा है आपका, तो NH बैंड्स जो दो मिलते हैं वो 3500 और 3400 पर वो NH के रहते हैं। ये जो दो NH अमाइड के हैं तो NH और OH के आसपास इसी 3000 3200 से ऊपर मिलते हैं। तो ये बोल रहा है कि दो बैंड हमें एब्जॉर्प्शन में मिल रहे हैं और ये एब्जॉर्प्शन IR स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंगली बता रहा है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3400 पर 3500 पर। ऑन अ ट्रीटमेंट विद P2O5 द कंपाउंड फॉर्म्ड एब्जॉर्ब एट, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जब अमाइड P2O5 पर रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड के अंदर उसकी बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने वेव नंबर पे वाइब्रेट करेगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, हायर लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए ये है हमारा प्राइमरी अमाइड, और जब प्राइमरी अमाइड के साथ आप क्या करोगे, P2O5 जनरली इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इट विल लाइक रिमूव द वाटर, लाइक H2 यहां से O यहां से, तो आपके पास क्या बनाया, दिस विल बिकम एज नाइट्राइल, ये क्या बन गया हमारा नाइट्राइल। तो याद रखना प्राइमरी अमाइड पर P2O5 डालेंगे तो नाइट्राइल बनेगा। अब जो नाइट्राइल है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, और C ट्रिपल बॉन्ड N हो या C ट्रिपल बॉन्ड O हो, वो 2250 के आसपास क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में।
तो नाइट्राइल के लिए आपका कितना आ जाएगा 2256 सेंटीमीटर इनवर्स, आंसर विल बी सी। क्योंकि देखो 3500 पे तो आएगा नहीं, अदरवाइज तो NH बॉन्ड के लिए आता, 3200 पे OH बॉन्ड के लिए, 1650 पे किसके लिए होता है, कीटोन के लिए। तो यहाँ पे तो कार्बोनिल ग्रुप भी नहीं है ना जो CO कार्बोनिल के लिए 1650 पे या 1680 पे 1720 पे आपको मिले। तो ये तीनों डेटा करेक्ट नहीं है, जो सही है वो आपका सी है कि C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए हमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्ब होता है वो वेव नंबर 20 to 50 के आसपास होता है। आपको रफ वैल्यू याद रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट कोई नहीं पूछता, इसमें भी देखो काफी दूर दूर वैल्यूज दे रखी हैं, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ए रफ रेंज फॉर द different stretching frequencies of the different bonds in the organic compounds। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है। अब 125 के अंदर क्या है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं अगर ना दिखे तो। दिस इज C6H5CH2OH। तो यहां हमारे पास C6H5CH2OH है और इस पर डाल दिया HBr। तो लिख लो पहले आप इसको एक बार साथ साथ। तो C6H5 बेंजीन बना दिया, यहां CH2 है और यहां OH है। अब इस पर इसने सबसे पहले क्या करा, HBr। तो HBr करेंगे तो H+, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां से H+ को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन होते ही यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा क्योंकि पानी निकल जाएगा साथ में, H2O+, वाटर रिमूव, कैटायन बन गया। अब कैटायन बनने के बाद साइनाइड है Cn-, तो Cn- यहां लगेगा आपका। अब Cn- यहां लगेगा तो इट विल फॉर्म CH2Cn, और हीट और H3O+ करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहां एसिड बेस हुआ, यहां हाइड्रोलिसिस होगा। और जब Cn ग्रुप हाइड्रोलाइज करता है तो वो एसिड में बदल देता है CH2C डबल बॉन्ड OH को, ठीक है, ये बन गया। अब क्या ये बेंजोइक एसिड है, नहीं, बेंजोइक में बीच में CH2 थोड़ी ना होता है, तो बेंजोइक नहीं है। अमाइन भी नहीं है, डाइओइक तो नहीं है, तो सिंगल क्या बचा, आंसर बी बचा, फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक क्यों, क्योंकि एक कार्बन COH वाला और एक कार्बन CH2 वाला और साथ में फिनाइल। सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज व्हाट, दिस इज फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये क्या है, ये फिनाइल इथेनोइक एसिड है, दिस इज फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो भी होगा। और आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर देना एग्जाम के अंदर क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। क्वेश्चंस इजी हैं बट टाइम कम होता है। क्वेश्चन नंबर 126। अब 126 में क्या है, द pKa for acetic acid is 4.75, hence mixture of sodium acetate and acetic acid can be used for preparing buffer solution whose pH is in the range। तो यहां क्या होगा, इसमें अगर डिस्कस करें तो आपका जो बफर रेंज होती है ना, एक बफर रेंज के रिगार्डिंग मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं, बफर रेंज, तो दैट इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू, मतलब उसमें पीएच ही बताना है आपको, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस माइनस 1। अब आपको पीके कितना दिया है, 4.75 दिया है, तो इसमें प्लस माइनस 1 कर लो, वो पीएच आपकी इस स्पेसिफिक सोडियम एसिटेट और एसिडिक एसिड के मिक्सचर का रहेगा। तो -1 करोगे तो 3.75 और +1 करोगे तो 5.75। तो ये क्या आ गया हमारा बफर, ये हमारा पीएच आ गया बफर रेंज के अंदर। जो आपका एसिडेट बफर है उसके लिए पीएच रेंज 3.75 टू 5.75। एंड करेक्ट आंसर दिख ही रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर सी, 3.75 टू 5.75। क्वेश्चन नंबर 127। अब 127 में क्या है, 127 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन इज। अब SN2 रिएक्शन के अंदर आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो सिंपली एक बात याद रखो, SN2 में जो प्राइमरी होता है उसका रेट सबसे फास्ट होता है, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का, देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। क्योंकि 3 डिग्री पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने से क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब ये देख लो कि जो 3 डिग्री है आपका वो सबसे कम किस में है, यहां पे देखो
जो ये वाला अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका, ये आंसर गलत हो गया। यहां देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे कम है, ठीक बात है। उसके बाद आपके पास देखो प्राइमरी को इन्होंने क्या कर दिया सबसे, मतलब सेकेंडरी से पहले लिख दिया, सेकेंडरी है यहां CH, हाँ ये सेकेंडरी है, और प्राइमरी को इससे स्लो कर दिया। स्लो थोड़ी ना होगा, सेकेंडरी से तो प्राइमरी का रेट ज्यादा होगा, तो बी ऑप्शन भी हटा दो। सी में देखो, देखो सी में क्या है, प्राइमरी है CH3 CH2 CH2 Br, फिर ये प्राइमरी है लेकिन यहां थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, फिर ये सेकेंडरी हो गया, फिर ये 3 डिग्री हो गया, और रेट 3 डिग्री में एरो ऐसे लगा हुआ है, 3 डिग्री में सबसे कम, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस, और बिल्कुल प्योर प्राइमरी। तो इसके लिए जो आंसर क्या आ गया, वो सी सही आंसर आ गया। याद रखना SN2 के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो प्राइमरी के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन 3 डिग्री। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन रिवर्स होता है, 3 degree will be more reactive because more stable carbocation will form in the 3 degree reaction, 3 degree alkyl halide because of the like plus I effect or the mesomerism or any other steric जो आपके factors होते हैं stabilization factors. So this is for SN2. SN2 का reactivity कुछ इस तरह से है, और यही मैं SN1 का reactivity लिखूं तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये भी पूछ चुका है स्टेट। तो SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 127 के लिए सी सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 127 के लिए सी सही आंसर आपका है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 कर लीजिए। अब 128 में क्या है, 128 है ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। अब काफी सिंपल है, जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर पे रिएक्शन करता है, देखो इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दिए हैं, बट आपको एग्जाम में याद करके जाना पड़ेगा क्योंकि वहां टाइम नहीं होगा, आप रिएक्शन पूरा करो, बट हाँ थोड़ा रफ आइडिया आप ऑप्शन से ले सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, दैट विल बी ग्लूकोनिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 128 के लिए सी। कैसे बना ग्लूकोनिक एसिड, इसके लिए रिएक्शन है, देखो यहां पर ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है कि जो ये एल्डिहाइड है ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, दिस ब्रोमीन वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइडिक पार्ट टू एसिड, बट ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इट विल नॉट ऑक्सीडाइज द एल्कोहल, क्योंकि समटाइम्स आपको दोनों एसिड भी मिलते हैं बट उसके लिए रिएजेंट अलग होता है। यहाँ एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा बट एल्कोहल नीचे वाला, दिस वन एल्कोहल विल रिमेन्स एज ओनली एल्कोहल, is called as aldonic acid or we call it as for glucose is gluconic acid, ठीक है। so correct answer for question number 128 will be C। 129, क्वेश्चन नंबर 129, तो ये भी काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है, 129 बोल रहा है द वेंट हो फैक्टर फॉर 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74। ये वैल्यू वेंटो फैक्टर की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई इज वेंटो फैक्टर, द वैल्यू इज 2.74, आयोटा से लिखते हैं। यहां बोल रखा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या करना होता है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, अल्फा इज इक्वल टू विच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई माइनस 1, आई इज आयोटा विच इज योर वेंटो फैक्टर, डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1। What is x plus y? X plus y is the number of ions whenever the barium nitrate will dissociate, because we need to calculate the degree of dissociation. So कैसे होगा, यहाँ बेरियम नाइट्रेट, देखो बेरियम नाइट्रेट को डिसोसिएट कर लो आप, तो BaNO3 जब डिसोसिएट होगा तो बेरियम 2 प्लस में और 2 नाइट्रेट आयंस में डिसोसिएट होगा जी, ऐसे ही तो है। तो यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट x की वैल्यू कितनी है 1 और नाइट्रेट आयन कितने हैं 2, तो टोटल आयन कितने हो गए 3, तो x प्लस वाई का टोटल कितना हो गया 3। तो यहां से क्या करोगे, यहां से अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, सो आई का वैल्यू है जी हमारा 2.74 माइनस 1 डिवाइड बाय टोटल आयंस x प्लस वाई, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.74 डिवाइड बाय 2। अब इसको जब परसेंटेज में निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये आप 50
और ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 87%। ठीक है, इट विल बी 87%, क्योंकि रफ रफ है, पूरा 100 होगा नहीं, 91 भी नहीं होगा, तो 87% आप कैलकुलेट करोगे। मतलब सिंपली इतना मल्टीप्लिकेशन तो विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा सी, विच विल बी 87%। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 129 आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, विच इज 87%। अब करो 130। तो क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है, एसिड एच ए कोई भी एक वीक एसिड है जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं ये एच ए हो गया हमारा, और वीक एसिड होगा तो इक्विलिब्रियम भी होगा, क्योंकि वीक के केसेस में इक्विलिब्रियम रहता है। तो H प्लस ए माइनस में डिसोसिएट कर रहा है जी। इन्होंने बोल दिया इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन बीइंग 10%, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है आपका, तो मैं यहां मान लेता हूं कि हमारे पास HA इनिशियली कंसंट्रेशन 1 मोलर इन्होंने दिया, बट मैं सी मान लेता हूं आपका कि यहां हमारे पास एक जनरल जो हम लिखते हैं ना अपना इक्वेशंस में, तो मैंने इसको सी लिख दिया। यहां जीरो था, इनिशियली जीरो था, सी में से ये 1 माइनस एल्फा, यहां सी एल्फा और यहां सी एल्फा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पीएच। तो पीएच का मतलब होता है H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन, जो किसके इक्वल है, सी एल्फा के इक्वल है। अब सी कितना दे रखा है, सी 1 मोलर दे रखा है, तो यहां 1 इंटू एल्फा कितना है जी 10%। 10% मतलब 10/100, दैट मीन्स इट विल बी 1/10, इट विल बी 0.1। तो ये 0.1 आ गया, बट ये H प्लस आया हमारा। हमें पता होता है पीएच इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये फॉर्मूला हमारा। तो इसमें जब मैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन जो कि 0.1 है, या मैं 10⁻⁻1 भी लिख दूं, तो उससे पीएच कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा जी। सिंपल है, इतना तो लोग एंटी लोग पता होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, आंसर आपका 130 के लिए ए आ गया, फर्स्ट एक। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 131 करते हैं अब नेक्स्ट। देखिएगा, तो 131 क्या है, ये भी काफी आसान है। 131 में, हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके पास लाइव इसीलिए क्लास का ऑप्शन, लाइव चैट का ऑप्शन रहता है। यहां है द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 120 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियड टेबल। यहां ये बोल रहा है कि जो अगर एटॉमिक नंबर Z 120 है, एटॉमिक नंबर Z 120 है, तो उसको हम पीरियड टेबल के अंदर कहां रखेंगे, हाइड्रोजन, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो उसको हम कहां रखेंगे, दैट वी विल लाइक पुट इन विच फैमिली और विच ग्रुप। तो हाइड्रोजन फैमिली अल्कली मेटल्स, नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक बात सिंपली थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो आपका 1118 एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियड टेबल में, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो एंटर करता है कहां, ग्रुप 18 के अंदर, ग्रुप 18। अब ग्रुप 18 तक तो, ग्रुप 18 18 ही होते हैं ग्रुप, तो उसके बाद जब 119 नंबर आएगा, अगर बाय चांस कभी डिस्कवर हो गया 119, तो फिर वो दोबारा से ग्रुप 1 से स्टार्ट होगा, ग्रुप 1 में आएगा। और ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं दैट विल बी एल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। उसके बाद 120 पे आएगा आपका ग्रुप 1 के बाद, अब नेक्स्ट कहां एंटर करेगा, ग्रुप 2 के अंदर एंटर करेगा। और ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो आपके पास जब एक 119 वाला भी आ चुका है स्टेट में, 119 वाला आई थिंक 2018-19 में पूछा था, अब 2021 के अंदर 120 वाला पूछ लिया, कल को 121 पूछ लेगा, 122 पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब फिर ग्रुप 13 में आ जाएगा, फिर 14 में, 15 में, 16 में, इस तरह से आपका रहेगा। ठीक है, अब आपके पास, हाँ, उसमें आपके पास एफ ब्लॉक में भी आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, बट यहां तक तो सिंपल रहेगा कि ग्रुप 2 में आएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसके लिए जो सही आंसर हमारा हो गया वो हो गया हमारा सी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है,
तो फॉर क्वेश्चन नंबर 131 our correct answer will be third, which is alkaline earth metals. क्वेश्चन नंबर 132 करिए। अब 132 भी क्वेश्चन में क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 75% of a reaction of the first order was completed in 32 minutes. What is the time for its half completion? अब इसमें आप टाइम लगाओगे एग्जाम के अंदर, बट टाइम लगाना नहीं है क्योंकि इसके लिए रिलेशनशिप होता है आपका। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम टी हाफ को ऑपरेट कर पाते हैं, अप टू 10 टी हाफ हम ऑपरेट कर पाते हैं। तो यहां क्या करेंगे, हमें पता है कि जो टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2 टी हाफ। मतलब उतना जितना 50% में 2 बार लगेगा उतना 75% में लगेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहां से क्या कर देंगे जी, यहां से टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन इज 32 मिनट्स is equal to 2 into T half. T half means 50% reaction. Is this okay? So what will be T half? T half is equal to 32 by 2, which is 16 minutes. देखो हो गया नहीं हो गया, only in 30 or 40 seconds. So you do not need to calculate any log values. You do not need to calculate by the calculator. Just simple you need to know this relationship about the फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऑफ टी 75%, फिर आगे टी 87% आता है, टी 96% आता है, तो सब रिलेशन से आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 132 के लिए जो आंसर हो गया वो हमारा सी हो गया 16 मिनट्स। ठीक है, 133 देखिएगा। अब 133 क्या है, स्टाइरीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स कंपाउंड ए, इट्स IUPAC नेम इज। तो सिंपल है लेकिन पता होना चाहिए स्टाइरीन क्या है। स्टाइरीन होता है हमारा बेंजीन पर आप लगा देते हो CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, न्यू हरियाणा टेट फॉर्म कब निकलेंगे, नवंबर के अंदर, अक्टूबर एंड में और नवंबर में निकलते हैं फॉर्म आपके। ठीक है, अभी टाइम है। CH डबल बॉन्ड CH2, देन आपका KMnO4 क्या करता है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली। तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रॉम स्टाइरीन यू विल बी गेटिंग बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 133 करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, विच इज बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 134 करिएगा। अब 134 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में EZ हो सकता है। ठीक है, अब इनमें से कौन EZ देगा और कौन सिस ट्रांस देगा वो हमें चेक करना है। सो जैसे 1 ब्यूटीन है, स्ट्रक्चर्स बना बना के देखो आप, 1 ब्यूटीन है तो टर्मिनल पे क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां तो देखो एक कार्बन पे जो कि आपका डबल बॉन्ड होगा, जहां वहां के दोनों कार्बन है उन पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए आपके। तो यहां तो देखो सेम है और यहां सेम है, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे EZ और सिस ट्रांस को, तो यहां कुछ निकलेगा नहीं, इट विल नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रोपीन देखो, प्रोपीन के अंदर क्या है आपका, प्रोपीन में भी सेम ही कहानी है कि इसमें भी टर्मिनल पे 2 HH हैं, तो नाइदर यू विल प्रायोरिटाइज फॉर सिस ट्रांस और फॉर EZ। सो 2 प्रोपीन विल नॉट बी योर करेक्ट आंसर। तो 2 प्रोपीन भी करेक्ट नहीं होगा। 1 फिनाइल प्रोपीन देख लो। अब 1 फिनाइल प्रोपीन अगर हम चेक करें तो 1 पे क्या लग गया, फिनाइल, और यहां CH3, तो यहां H आ गया और यहां H आ गया। बोलो, तो यहां देखो ट्रांस बन गया, और इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि यहां से सिस बन जाए आपका। तो सिस और ट्रांस जहां बनेंगे उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट में देख लो 2 मिथाइल 2 ब्यूटुइन, तो इसको बनाएंगे ब्यूटुइन, तो 2 मिथाइल बना लो। देखो तो दोनों ही मिथाइल मिथाइल आ गए, तब भी दोनों सेम आ गए, तो इस केस में भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि EZ या सिस ट्रांस आपको मिले। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी है जी करेक्ट आंसर हमारा, विच इज 1 फिनाइल प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपीन। ठीक है, 1 फिनाइल प्रोपीन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 कर लो। अब 135 तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है,
विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फोस्फोरस शोज केमिलुमिनेसेंस। तो ये तो एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है दैट व्हाइट फोस्फोरस शोज luminescence and red phosphorus does not show any chemiluminescence properties। chemiluminescence means कलर दिखेगा आपको उसमें। तो व्हाइट फोस्फोरस इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 135 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136। अब 136 में क्या है, इन द लेंथेनोइड्स द स्पिन कंट्रीब्यूशन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कि लेंथेनोइड्स जो कि हायर एलिमेंट्स हैं उसमें दोनों ये क्या कर लेते हैं, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है स्पिन का और ऑर्बिटल का वो कपल कर लेता है आपका। तो ये बोल रहा है कपल टुगेदर टू गिव ए न्यू क्वांटम नंबर जे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट व्हेन द सेल इज मोर देन हाफ सेल। तो यहां देखो आई थिंक आप में से काफी लर्नर्स ने एमएससी लेवल पे टर्म सिंबल्स निकाले होंगे। तो 2s+1 एल जे करते थे हम, और जब जे करते थे तो वहां हम l-s या l+s लिखते थे। तो जब आपका मोर देन हाफ फुल होता है, मोर देन हाफ फिल्ड होता है, तो उसमें जो जे की वैल्यू निकालते हैं वो हम l+s करके निकालते हैं। तो मोर देन हाफ फिल इन्होंने पूछा है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, दैट इज जे इज इक्वल टू l+s। बट अगर यहां बोल देता लेस देन हाफ फील्ड, तो आंसर क्या आता, जे इज इक्वल टू l-s, तब आंसर आता। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, बट फॉर द सेम टाइम जो 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा उसके अंदर जे इज इक्वल टू l+s बिकॉज the orbital is more than half filled, so the l+s will combine to form a new quantum number which is called as j। so question number 137 करिएगा। अब 137 में क्या होगा, the EMF of the cell, EMF of the cell। अब कैडमियम से कैडमियम 2+ मतलब कि क्या होगा, यहाँ कैडमियम से कैडमियम 2+, दैट मीन्स इस केस में जो n की वैल्यू है वो कितनी है, हाँ वो हमारा 2 है, n का वैल्यू, n का वैल्यू 2 है, जो कि इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। आपको निकालना है फ्री एनर्जी चेंज फॉर इट इज। तो देखो वोल्ट पॉजिटिव में दे रखा है, और जब भी ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में देगा तो फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव में रहेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो, सिर्फ अपने कंसेप्ट के बेसिस पे विदाउट एनी कैलकुलेशन, कि अगर हमारा डेल जी पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। अब उसके बाद कैलकुलेशन कर लो दो ऑप्शंस को हटाने के लिए। डेल जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां, -NF ई सेल। तो n की वैल्यू कितनी आई, 2 आया, f कितना है 96500 इंटू ई सेल कितना है 0.7 वोल्ट गिवन है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हमारा हो गया, अगर मैं इसको यहां से जूल में आएगा तो जूल में आपके पास आने के बाद आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे, तो कैलकुलेशन कर लेना आप अपने लेवल पे। तो 137 के लिए आपका यहां पर ये आ जाएगा -135.1 किलो जूल। ठीक है, क्योंकि जूल के बाद जब आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर विल बी -135.1 किलो जूल। तो बी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एन की वैल्यू 1 लिया तो आपका आंसर डी आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो ध्यान से एन की वैल्यू को लेना, 1 लोगे या 2 लोगे। क्वेश्चन नंबर 138। अब 138 के अंदर क्या है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, और ये आई थिंक आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, मैं इसको लिख देता हूं दोबारा से। हाँ, ये जो रिएजेंट डाल रखा है ना इन्होंने, ये है आपका ALH टर्सरी ब्यूटाइल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम से बोलते हैं डाइबेल एच। ठीक है, डाइबेल का मतलब क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल। देखो यहाँ दो ब्यूटाइल दे रखे हैं, नहीं दे रखे। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल दे दिया इन्होंने, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां पर भी क्या होगा, दिस इज डाई टर्सरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो क्या करता है डाइबेल एच, करता क्या है, डाइबेल एच एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइल को करेगा, एस्टर को करेगा, आपका एसाइल क्लोराइड को करेगा। तो सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बाकी कोई नहीं करेगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इन दोनों में डबल बॉन्ड लगा दिया, हटा दिया, ये अलग है। यहां देखो एल्डिहाइड बन गया आपका, ये एसिड नहीं बनाता आपका। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। तो यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा
वो इस क्वेश्चन के लिए 138 के लिए सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 के लिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, CHO, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये CN ग्रुप है जो कि नाइट्राइल ग्रुप है, तो इट विल कन्वर्ट डाइबल H विल कन्वर्ट नाइट्राइल ग्रुप इनटू aldehyde group. No any other change will take place in your organic compound whenever you will be reacting with the diol H reagent. क्वेश्चन नंबर 139। तो 139 में क्या है, 139 है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए कितना दे रखा है वैल्यू, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज, देखो हमें पता है एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। और NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन कर रहा है पॉजिटिव होगा, तो इज इक्वल टू प्लस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/4, क्योंकि NO2 में ये देखो 4 है आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, विल रेसिप्रोकेट दिस एंड इन द प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव होता है। तो 1/4 dNO2/dt, ठीक है। dNO2/dt इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या कर देंगे, अगर dNO2/dt निकालना है हमें, तो हम 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2.72 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है आंसर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में हमें ये आंसर दिख रहा है, ये राजी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 139 के लिए जो सही आंसर है वो क्या है, बी आपका है सही आंसर, ठीक है। ओके, सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140। देखिएगा 140 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 140 जो है आपका, दिस इज अबाउट द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन गिव्स। अब ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 12th लेवल पे होता नहीं है ये, इवन BSc लेवल पे MSc लेवल पे जाके हम इसको पढ़ते हैं। तो ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन को कैसे बनाएंगे, हेक्साडाइन बनाना है और ट्रांस ये बन गया आपका, तो दिस इज द ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन। क्योंकि देखो ये वाला डबल बॉन्ड ई है और ये डबल बॉन्ड भी ई है, तो दोनों ई का मतलब ट्रांस होता है आपका, तो ये ट्रांस के दोनों डबल बॉन्ड हैं, अदरवाइज सिस होता तो नीचे की तरफ हम उसको बना देते। अब बोल रहा है थर्मल साइक्लाइजेशन, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है आपकी, सिग्माट्रोपिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, डिल-सेल्डर, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती हैं पेरिसाइक्लिक के अंदर, तो उसमें से ये जो टाइप है ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक का टाइप है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि ये हीट की लाइट, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल साइक्लाइजेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ हीट थर्मली। अब होता क्या है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये जो ई है वो मतलब ट्रिक के थ्रू हम करते हैं इसको, तो जो ई है वो हमारे किस साइड में, सेम साइड में है, ई सेम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सॉरी, दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ये ग्रुप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ है, तो ई को हम क्या करते हैं अपोजिट, तो अपोजिट के लिए हम लिखते हैं ओ। और 4 पाई के अंदर जब हमारा हीट होता है तो वो कैसा रोटेशन दिखाता है, वो कौन रोटेशन दिखाता है, क्योंकि 6 पाई में लाइट में कौन दिखाता है, फोटोकॉन, और 4 पाई में हीट में कौन रोटेशन दिखाएगा, तो ओ सी, इसके बाद क्या आ जाएगा टी, यहां पे ये ट्रिक होती है, ओ सी टी ओ डी सी, ये ट्रिक्स पढ़ी होंगी आपने पेरिसाइक्लिक में, तो ओ सी टी, टी का मतलब ट्रांस। तो आपका जो इसके अंदर साइक्लाइजेशन होगा वो यहां से यहां और ये इस तरह से, तो इस केसेस में जो 2 मिथाइल लगेंगे वो एक दूसरे के ट्रांस में लगेंगे विद दिस एल्कीन। सो ये हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिख रहा है, ओनली ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन साइक्लोब्यूटीन, तो ए आपका आंसर आ गया। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से आप इसको कर दोगे, काफी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एस्टेट के लेवल पे अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141,
अब 141 में क्या है, 141 में है when an aryl halide is treated with a very strong basic amide ion in liquid ammonia, it is converted to into aniline. The intermediate in the reaction is, देखो इसमें क्या होता है कि एराइल हैलाइड है, तो यहां मैं एराइल हैलाइड में ले लूं कि हमारे पास इट विल बी क्लोराइड, कुछ ऐसा है। होगा क्या कि वेरी स्ट्रॉन्ग अमाइड जो होता है NaNH2 NaNH2 में जो NH2 माइनस होता है, वो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और जैसे ही वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहां क्लोरीन है, तो नेगेटिव चार्ज ये यहां आएगा और क्लोरीन को निकाल देगा। तो इस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं, इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं बेंजाइन। ठीक है, पढ़ा होगा आपने बीएससी एमएससी में, बेंजाइन। फिर जब बेंजाइन पर क्या करेंगे, NH2 डालेंगे दोबारा से, NH2 यही जो NaNH2 वाला, तो ये क्या करेगा आपका एनिलीन बना लेगा अटैक करके, तो यहां से क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड आयन इन लिक्विड अमोनिया, वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो बीच में क्या इंटरमीडिएट बना, तो बीच में हमारे पास बना बेंजाइन। ठीक है, तो बेंजाइन हमारे पास बीच के अंदर बना, दिस इज द बेंजाइन स्पीसीज, ये हमारा बेंजाइन होता है। ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिखता है बट एक्चुअल ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है। ठीक है, एक्चुअल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 142 करो। अब 142 के अंदर क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, जिंक NaOH के साथ क्या बनेगा, देखो तो इसी को मैं समझा रहा हूं आपको। इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है और थोड़ा सा बारीक खेल है, कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन पक्का गलत होने के चांसेस हैं। सो इस केस में यहां NO2 है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अब दो मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोबेंजीन के, अगर इस पर डालते हैं जिंक और NaOH, तो ये बनाता है आपका, दैट विल बी यूर, मतलब इस तरह से मैं इसको लिख दूं, C6H5 NH NH एंड C6H5। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्राइजोबेंजीन, हाइड्राइजोबेंजीन बिकॉज हाइड्रोजन है यहां भी NH के पास। तो इसका तो आंसर क्या आ गया, सी आंसर सही आ गया। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन 142 करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। बट अगर इसी में क्या डाल दे, इसी में जिंक NaOH के साथ इथेनॉल और डाल दे CH3OH, CH3OH, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां आपको एजोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, दैट विल बी N डबल बॉन्ड N C6H5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बट इसमें डी नहीं आएगा, वो जब मिथेनॉल होता तब आता आपका। और इसी में मैंने बढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो हमें स्टार्टिंग में पहला दूसरा क्वेश्चन किया, कि अगर इसी के अंदर जिंक और NH4Cl डाल दे तो क्या बनेगा, तो आपका हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम बनाएगा, दैट इज फिनाइल ऑक्साइम, फिनाइल हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम NaOH बनाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली याद रखना है आपको, ये सब रिडक्शन की है। इसी के अंदर अगर आपका SnHCl डाल दे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, दैट विल बी एनिलीन बनेगा, हमारा एनिलीन बनेगा। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शंस हैं, कभी कोई भी आ सकती है एग्जाम में। अभी के लिए जिंक और NaOH आया है, तो आंसर 142 के लिए क्या हो गया, सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 143 करो। तो 143 क्वेश्चन में क्या है, 143 में डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन cause increase fragility of RBCs and muscular weakness। सो काफी थियोरेटिकल है आपका, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपको विटामिन के सारे फंक्शन पता होने चाहिए, एक्सेस और डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। तो ये विटामिन ई की वजह से आपका मस्कुलर वीकनेस एंड आरबीसीज में फ्रेजिलिटीज होती है, फ्रेजाइल हो जाता है। 144, अब 144 में क्या है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अच्छा यहां मैं लिख देता हूं, देखो CH3 यही लिखता हूं मैं, ये एक एक्स्ट्रा कार्बन बन गया था इसमें प्रिंटिंग के टाइम पे, ये CH3। ठीक है, तो मैं मॉलिक्यूल को दोबारा भी ड्रॉ कर देता हूं नीचे की तरफ, CH3
CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C and CH3. This is the molecule for which we need to tell the IUPAC nomenclature. तो देखो यहां आपको नंबरिंग वहां से करना है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देना क्योंकि नंबरिंग वहां से कम आ जाएगी। तो 1 2 अगर दोनों इक्वल पोजीशंस पे आ रहे हैं, अगर अगर आपके अलग अलग पोजीशंस पे आते हैं तब उसको देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड को पहले कहां से छोटा प्रायोरिटी मिल रहा है। बट 1 2 3 4 5 6 अभी तो इस तरफ से भी 1 2 और इस तरफ से भी 1 2 है, तो एल्कीन को दे दो प्रायोरिटी एज कंपेयर टू एल्काइन। तो 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन मतलब हेक्सा। देन 2 पर क्या है, इन, और 4 पर क्या है, 4 पर क्या है, आइन, 2 इन और 4 YNE। तो क्या आंसर आ जाएगा यहां, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। ठीक है, थर्ड जो कि 144 के लिए सी हमारा सही है, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 करो। 145 क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का। यहां बोल रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन बिटवीन गिवन बिलो एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा सीपी होता है, मतलब सीपी मत बोलो, वो आपके पास यहां बोल दो आप, दैट विल बी हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को हम एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। बट जब इनके बीच में चेंज निकालते हैं क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस क्या हो जाएगा आपका, डेल एन जी आर टी। ठीक है, ये बन जाएगा आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना आपका फॉर द आइडियल गैस, तो डेल एन जी आर टी। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है डेल एच माइनस डेल यू का। तो डेल एच माइनस डेल यू का डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डेल एन जी इंटू आर टी। अब ये डेल एन जी क्या होता है, डेल एन जी होता है चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, कि गैस गैस वाले कितने प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट कितने हैं। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहां कितने दिख रहे हैं आपको, 12 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, लिक्विड को नहीं कंसीडर करना है। और यहां कितने दिख रहे हैं, 15, और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो गैसियस में जो चेंज आया मॉलिक्यूल्स में कितना आया, 3 का आया। तो -3 इंटू आर की वैल्यू जूल में लिखोगे तो कितनी, 8.314। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में डालेंगे तो कितना, 300 केल्विन। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे, माइनस में आ रहा है तो 2 ऑप्शंस तो वैसे हटा दिए आपने, कौन कौन से ऑप्शन, बी हटा दिया, बी हट गया और सी हट गया आपका। तो यहां आपके पास जब कैलकुलेशन आप कर लो इसका, तो आपका आंसर किलो जूल के अंदर आ जाएगा, यहां से जूल आएगा, और जब किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको -7.48 किलो जूल आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर सही है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, -7.48 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 146 करिएगा। अब 146 में क्या है, इन द रिएक्शन Cl2 plus NaOH NaClO3 NaCl3H2O। तो ये बोल रहा है द एलिमेंट विच लूज एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जब कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज एक साथ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, रिएक्शन। अब इसमें देखो, बेसिकली क्लोरीन के चैप्टर में पढ़ते ही हैं, यहां क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जीरो। और इस केस में क्लोरीन के पास -1 चार्ज है, क्योंकि Na पर पॉजिटिव होगा तो क्लोरीन पर -1। और यहां क्लोरीन पर NaClO3 में ऑक्सीजन पे -6, सोडियम पर +1।
तो क्लोरीन पर कितना हो गया, +5 हो गया आपका, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो क्लोरीन है वो 0 से +5 में जा रहा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया। और यही सेम स्पीसीज 0 से जब -1 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वेयर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सेम स्पीसीज। क्योंकि जब 0 से +5 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और 0 से -1 गया तो रिडक्शन हुआ। तो इसके लिए जो सही आंसर है आपका 146 के लिए, वो बी है हमारा, क्लोरीन, ठीक है, बिकॉज क्लोरीन इज गेटिंग डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू द टू स्पीसीज ऑफ NaClO3 एंड NaCl। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 147 करिएगा। विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4 एसिड फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये 2-3 बार आ चुका है स्टेट में भी, इसमें भी एल्काइन आएगा आपका आंसर। बेसिकली जब हम एल्काइन पर क्या डालते हैं, आपके पास मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4, तो उससे क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एल्काइन वाला है, एल्कीन वाला नहीं है, क्योंकि एल्कीन के अंदर तो डीमर्क्यूरेशन के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्रेट भी यूज करते हैं, वो यहां यूज नहीं करते हैं, वो यहां यूज नहीं करते क्योंकि एल्काइंस में आपका मर्करी के साथ ही हो जाता है विद डाइल्यूट H2SO4। तो आंसर इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 147। क्वेश्चन नंबर 148। अब 148 है फैराडे सेकंड लॉ, और फैराडे सेकंड लॉ ये बोलता है कि उतना वेट डिपॉजिट होगा रेशो में जितना क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट की रेशो होती है आपकी। तो अब इस केस में यहां पर जो 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, एक दे रखा है फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड को मैं क्या बोलूंगा, फेरस क्लोराइड को यहां मैं बोल दूंगा दैट विल बी, फेरस मींस FeCl2 और फेरिक मींस FeCl3। तो FeCl2 में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और FeCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो यहां से आयरन के लिए जो 56 होता है मोलिकुलर वेट, और एन फैक्टर कितना है 2, और 56 बाय एन फैक्टर कितना है 3, तो दोनों की रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी 28:18 which will be 3:2, approximately 3:2। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 148 योर करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है, क्योंकि जब भी रेशियो की बात आएगी सेल्स के अंदर तो वो आपका हमेशा फैराडे सेकंड लॉ का ही क्वेश्चन होगा। सो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ फैराडे सेकंड लॉ, इवन स्टेटमेंट ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। सो ये फैराडेज सेकंड लॉ का क्वेश्चन आपका है कंडक्टेंस के चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 करिए। अब 149 के अंदर क्या होगा, द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। तो C2 मॉलिक्यूल के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो किस किस से मिलके बना है। तो बेसिकली जो डबल बॉन्ड C2 के अंदर रहता है उसके अंदर दोनों पाई बॉन्ड रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, पाई बॉन्ड, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसे, थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बनाता हूं। जैसे 1 2, ये क्या आ गया 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर 2p नीचे आ जाता है, और फिर ये आपका कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो यहां देखो 2 4 6 8 और 10 और 12, ये है आपका सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py। तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं ना होमो के अंदर, ये दोनों पाई में हैं आपके, MOT से ऐसे पता लगता है। तो इसलिए क्या होगा, आपका पास जो C2 मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होंगे। तो 149 द नंबर फॉर 149 क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर विल बी बी, विच इज बोथ पाई बॉन्ड। क्योंकि जनरली हमें ऐसा लगता है कि एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, बट ऐसा नहीं होता है। C2 को MOT थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि दोनों बॉन्ड ही पाई बॉन्ड हैं आपके, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का।
तो 150 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 150 क्या है। ट्रांजिशन मेटल की बात करी गई है प्रॉपर्टीज की, तो विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? लार्ज साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस कैटायंस, नहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ स्मॉल साइज ट्रांजिशन मेटल कैटायंस भी होते हैं। सोज सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आंसर बी आपका सही है। ठीक है। अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर यहां लिखा होता प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल तो आपका आंसर ये सही हो सकता था, बट अभी इन्होंने बोला अब्सेंस, तो ये गलत हो गया आपका। स्टेबल +2, नहीं भाई, बहुत सारी वेरिएबल होती हैं, तो बेस्ट आंसर यहां आपका क्या आ रहा है, बी हमारा बेस्ट आंसर आ रहा है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हमने दो पार्ट के अंदर पूरा का पूरा पेपर एस्टेट 2021 का डिस्कस कर लिया है, एस्टेट 2021 का, जिसमें पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 91 टू क्वेश्चन नंबर 120 डिस्कस किया, और पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 120 टू क्वेश्चन नंबर 150 डिस्कस करा है। ठीक है। तो यही 60 क्वेश्चन एस्टेट में आते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम एस्टेट 2020 के पेपर्स डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन को, और वहां भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे 30-30 क्वेश्चंस को, सो दैट ज्यादा लेंथी डिस्कशन ना हो। और इस तरह से मैं लास्ट के 5 साल के पेपर्स आपको करवा दूंगा, एस्टेट से पहले आपके हो जाएंगे, सो दैट कि आपको एक बेसिक आइडिया लगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट रहा हो इस वीडियो में, इन 30 क्वेश्चंस में या पिछले 30 क्वेश्चंस में जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये भी बता सकते हैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैंने काफ़ी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करवाया, ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं किया है, और ज़्यादा डायरेक्टली आंसर्स भी नहीं बताए मैंने, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमने सबका किया है, सो दैट कि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना रहे और आप डिटेल्ड में अपना कंप्लीटली एस्टेट के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप कर पाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ मिलेंगे और एस्टेट 2020 के पेपर को डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन को। बाकी आप में से काफ़ी सारे लर्नर्स को अगर बैच के रिगार्डिंगली क्वेरी है कि बैच आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंगली पढ़ना है पीजीटी के लिए, स्क्रीनिंग एस्टेट केवीएस एनवीएस पीजीटी ऑफ यूपी पीजीटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, तो बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो आप अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पर जाके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, वो अवेलेबल है बैच आपका। ठीक है। बाकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा, विल बी ट्राई टू लाइक reply your comment as soon as possible. Thank you for joining.